हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, है ना। तो फिज़िक्स का जो ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टेड है। वैसे तो पूरी फिज़िक्स से ही बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आप अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। फ़िज़िक्स वैसे सारी ही एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है हमारी, बट हर एक उसकी अपनी अलग वैल्यू है ना। तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इस चैप्टर का ये है कि जैसे अभी ये स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस 10th में आपने कर लिया और ओवर। जैसे 12th में फ़िज़िक्स आएगी तो वहाँ पे ऑप्टिक्स नाम से आपकी यूनिट आती है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है फिर यही होता है। तो यहाँ 10th में अगर अच्छे से कर लेते हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल करते हो, ठीक है बच्चे। नहीं भी करते तो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम तो सभी बच्चे देते हैं ना, तो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में भी बहुत साइंस आती है अब। और ये कुछ चैप्टर साइंस में गिने चुने 8-10 चैप्टर होते हैं बेसिक से आपके कंपटीशन वाले, जहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ से पक्का बनता है क्वेश्चन। इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है ना जो इसका, तो मैंने HSSC वगैरह के बहुत एग्ज़ाम्स में इसका क्वेश्चन है जो वो देखा ही है तकरीबन, ठीक है बच्चे। तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया है, चैप्टर का नेम है हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि जो आपकी लाइट है, जो प्रकाश है, कभी वो रिफ्लेक्ट होता है कभी वो रिफ्रैक्ट होता है, वो समझना है हमने कि कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है कैसे वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्ट आपका हिंदी में होता है परावर्तन, और जो रिफ्रैक्शन है आपका हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है बच्चे। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो देखो, आप जैसे अभी कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी, क्या आप सभी के हाथ में अभी फ़ोन है, अगर मुझे सुन रहे हो देख रहे हो, या आप अपनी टीवी स्क्रीन है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वट एवर यू हैव, तो आप सभी है जो मुझे देख रहे हो। कैसे देख रहे हो आप लोग? फ़ोन की स्क्रीन को या कुछ भी, किसी भी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? इवन के ना मैं आपको बताती हूँ, कई बार अगर आप लोग सोए हुए होते हो ना और एकदम से कोई आपके रूम की लाइट ऑन कर दे, थोड़ा बहुत आप नींदों में हो, आपको आइज़ क्लोज़ किए किए भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, वहाँ पे लाइट ऑन हुई है, ठीक है। तो इतना इफ़ेक्ट होता है लाइट का। बट ये होता है, देखो, बिल्कुल ही डार्क रूम में हो और एक तो मतलब आपने लाइट ऑन कर रखी है, सब कुछ आपको विजिबल होगा प्रॉपरली। एक आपने बिल्कुल डार्क कर दिया, तो जब आप बिल्कुल डार्क कर देते हो और जब आपका बिल्कुल विजिबल था उसमें और उसमें दिन रात का फ़र्क हो जाता है ना, ठीक है बच्चे। तो जब हम लाइट ऑन करते हैं हमें तभी सब कुछ दिखाई देता है। तो किसकी वजह से दिखाई देता है सब कुछ? वो लाइट की वजह से दिखाई देता है या आइज़ की वजह से दिखाई देता है ना। इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट, ये दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे, यहाँ पर आइज़ का भी है और लाइट का भी है, ठीक है। अब दिन में तो अगर मैं आपको बोलूँ कि दिन में रूम की लाइट बंद कर दो, आप कहोगे मैम हमें तो सब दिखाई देता है। क्यों भाई, सनलाइट नहीं है क्या फिर दिन में? ठीक है, तो दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है तो वहाँ से दिखाई देता है। जो सनलाइट है वो हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। कैसे हेल्प करती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पहले फॉल करती है, ठीक है। आपके टॉर्च है, टॉर्च से लाइट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है फिर वो हमारी आई तक पहुंचती है। फिर हमारी आई के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है बच्चे। इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ओके। तो जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कोई भी, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप लोग देख सकते हो आसानी से, जैसे कांच के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, वाइट में होते हैं जो ज़्यादातर, ठीक है बच्चे। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी फिनोमिना होते हैं लाइट से रिलेटेड, ठीक है जी। जैसे इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर्स में, ठीक है। और जो आपकी नेचर है ना, नेचर भी आपको लाइट से रिलेटेड बहुत सारे ट्विस्ट है जो देती रहती है, बहुत सारे फिनोमिना हैं जो वो फॉर्म होते हैं। जैसे आप लोग रात को देखना, ऊपर आसमान में स्टार हैं, जो एक स्टार की तरफ आप लोग ध्यान से देखना, एक बारी तो आपको लगेगा कि हाँ वो वहीं पे है, लेकिन जैसे जैसे आपका वो उसको देखने का टाइम बढ़ता जा रहा है ना, आपकी आइज़ में इस तरह से आपको वहाँ पे विजिबल होगा वो, कि जैसे वो ट्विंकल हो रहा है, ठीक है,
कि वो एक जगह से थोड़ा सा दूसरी जगह है, फिर उससे थोड़ा इधर है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, झमझम हो रही है ना। तो वो चीज़ तारों की झमझम हुई रहती है आसमान में, है ना बच्चे, जिसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फिज़िक्स में, यानी कि साइंस में। और बारिश के बाद आप सभी ने देखा है रेनबो बनता है, कितना सुंदर होता है वो। तो ये भी किसका फिनोमिना होता है, ये भी हमारा यहाँ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से। अच्छा, कोई भी जैसे मीडियम होता है, अब उस मीडियम में से लाइट अगर उसके दूसरे पार नहीं जा सकती तो वहाँ से वो बेंड हो जाती है, उससे टकरा के वो वापस आ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है उसकी कई टाइप की प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉमन उसकी बात करें अगर हम यहाँ पे हमारी सराउंडिंग में, तो हम क्या देखते हैं कि हमें ये लगता है कि जो लाइट है ना, सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, कि वो सिर्फ सीधी ही जाती है। ठीक है, बल्कि जैसे अगर कोई छोटे से सोर्स की भी बात करें हम, लाइट का जो कोई भी छोटा सा सोर्स होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो एक शार्प इमेज बनती है उसकी। ठीक है बच्चे, वो भी हम इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, और रे ऑफ लाइट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आजकल तो थोड़ा कम होता है ये, बट पहले जो घर बनते थे उनमें ना ऐसे एक होल छोड़ दिया जाता था एक क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, सफोकेशन ना हो ये भी होता है, और क्रॉसिंग के लिए भी। तो उस होल में से जब सन का वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो सनलाइट हम देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आती है, बिल्कुल स्ट्रेट। देखा भी होगा कईयों के, तो अभी भी होगा, मतलब अभी भी डिज़ाइन से बनाने लग गए इस टाइप के घरों में, वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना। तो वहाँ से भी हमें जो लाइट है उसका पाथ है जो प्रॉपरली विजिबल होता है। एक और बताती हूँ आपको, जो घने जंगल होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो डेंसिटी है वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और बीच में वहाँ कहीं से सनलाइट अगर निकलती दिख रही है ना, तो वो स्ट्रेट ही दिखाई देती है, या कोई टॉर्च मार के देख लो आप लोग। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ये बॉक्स दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे। जो ये बॉक्स दिए होते हैं इनको ऐसे ही ना मतलब स्किप किया करो। यहाँ पे देखो इसने लिखा है मोर टू नो, और हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट के बारे में ही और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ओपेक का मतलब होता है जहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जो पाथ है लाइट का वो स्मॉल विजिबल होता है, कम विजिबल होता है। तो वहाँ पे जो लाइट की टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो वहाँ पे वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, वहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं करती, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम इसको, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट यू मीन बाय डाइफ्रैक्शन, तो डाइफ्रैक्शन का सिंपली मीन बच्चे होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन हम बोल रहे थे ना, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो फेल हो जाता है। तो डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे जब स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको हम रे की फॉर्म में बोलते हैं, रे यानी कि किरण। ठीक है, और जब हम उसको हमने बोल दिया कि उसकी बेंडिंग हो रही है, तो हम लाइट को एज अ वेव लेते हैं। क्या लेते हैं हम, वेव नेचर है। तो लाइट का हमारे पास दोनों नेचर होता है, रे नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास डिटेल में आएगा 12th क्लास में, बड़ा इंटरेस्टेड है ये ऑप्टिक्स वाले यूनिट वहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो वेव थ्योरी है वो 20th सेंचुरी के आसपास है जो बताई गई थी। ठीक है जी, लाइट की इंटरेक्शन देखी गई है मैटर के साथ, और फिर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की देखी गई है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हो गई थी कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है, रे नेचर है या फिर वो वेव नेचर होता है। ठीक है बच्चे, तो लाइट की थ्योरी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट हमारे पास। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्रैक्शन है, उन दोनों में ही हमारी जो लाइट की प्रोपेगेशन है ना, लाइट की जो मूवमेंट है, मतलब लाइट कैसे चलती है, प्रकाश कैसे चल रहा है, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ही होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम रे वाला जो नेचर है लाइट का वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे,
तो हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं, जैसे ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी हो गए, तो इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फिनोमिना। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑप्टिकल फिनोमिना। तो ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, तो वो आपका लाइट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बच्चे, वो लाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है जी। तो अभी हमने इस चैप्टर में यही समझना है कि जो हम स्फेरिकल मिरर्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो लाइट की रिफ्लेक्शन देखनी है हमने, उनसे रिफ्रैक्शन देखनी है, और फिर हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उसमें हमने उनकी एप्लीकेशंस देखनी है। एप्लीकेशंस मतलब वेयर दे आर यूजिंग, कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, वेयर द कॉन्सेप्ट इज़ यूजिंग, कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वो दैट आर कॉल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम क्या लेते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं, सरफेस तैयार करते हैं जिसको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिरर है आपका एक साइड से पॉलिश की हुई होती है और एक साइड से वो नॉर्मल होता है। पॉलिश मतलब जैसे नेल पेंट पता है सभी को, या कोई भी पेंट कलर। तो जैसे ना आपके पास ग्लास होता है, सभी के घरों में ग्लास तो लगे, आजकल रोशनदान नहीं है अगर, तो ग्लास को जब एक साइड से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे मिरर बन जाता है। मिरर सभी ने देखा ही होगा, घर में जो आप मिरर देखते हो तो उसमें से आपको कैसे दिखाई देता है, क्योंकि उसके एक साइड से पॉलिशिंग की होती है। ठीक है, और तभी आपको फिर वो आपका फेस उसमें दिखाई देता है। ओके, घरों में मिरर है ना, तो ट्राई करना, ग्लास में ट्राई करना खुद को देखने की। ग्लास होता है दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट, मिरर होता है वन साइड से। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस होता है यहाँ पे दोनों में। तो मिरर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल करती है ना, तो वो पूरी की पूरी लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होने का मीनिंग क्या है कि वो वहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है, यानी कि हमने जैसे बोल रहे हैं कि हमें दिखाई देता है वहाँ से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिंपली रिफ्लेक्शन का मीनिंग है चेंज इन, यहाँ पे हमारा जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, टकरा कर वहाँ पे हमें वो वापस बेंड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है बच्चे, अभी बताया था ना ऊपर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कि रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंस होता है, जहाँ पे लाइट फॉल हुई वहाँ पे एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन, वहाँ पे बनता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, जहाँ वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, जैसे स्ट्रेट लाइन, मतलब जो पाथ है ना लाइट का, 1 मिनट में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अरे इन्होंने दिखा नहीं रखा डायग्राम बना के रिफ्लेक्शन का, आपके बुक वालों ने ये दिखा नहीं रखा, लेकिन रिफ्लेक्शन समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे आज ही ना मैं ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको ऑन बोर्ड भी करवाऊँगी। ठीक है, इस वीडियो के साथ मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी, वो थोड़ा रुक के करूँगी अपलोड, लेकिन शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग रे क्या होती है, कैसे वो इक्वल होते हैं और किसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये मैं आपको ऑन बोर्ड समझा दूँगी। अभी के लिए आप लोग ये थ्योरी सुन लो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 लॉ होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इक्वल होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो मिरर के हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वहाँ पे, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है बच्चे, और ये जो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो एप्लीकेबल होते हैं सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, सिर्फ प्लेन की बात नहीं करते हम यहाँ पे। अगर हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है तो ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, उसके बाद है जैसे प्लेन मिरर में आप सभी ने ये तो देखा है ना, इमेज बनती है। ठीक है, तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ देखनी है फिर हमने, कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। तो आपने हमेशा देखा है कि मिरर में आप देखते हो सीधा ही दिखाई देता है, ये तो नहीं आपका सिर नीचे और ये टांगे ऊपर दिखाई देती हों। किसी का ऐसा होता हो बता देना भाई कमेंट करके, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन एडअप कर लेंगे अपनी नॉलेज में। ठीक है थोड़ा बहुत मजाक तो करना चाहिए भी, ऐसे मैं भी बोर हो जाती हूँ, मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी थोड़ा सा, वो तो लाइव क्लास नहीं है ना, लाइव होते हो फिर आप जुड़े होते हो फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं,
धीरे धीरे वो भी स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी चैनल पर स्टूडेंट थोड़े कम है बच्चे। तो चलो वो इमेज फॉर्मेशन की हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो फर्स्ट वहाँ पे होता है कि जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो हमेशा सीधी होती है और वो आपकी वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी समझ रहे हो, वो रियल में तो नहीं होते, तुम अंदर, तुम तो बाहर ही खड़े होते हो, ठीक है। जो चीज़ रियल नहीं है दैट इज़ वर्चुअल, ओके। आप उसके आगे से हट गए तो आपकी इमेज हटेगी, ठीक है बच्चे। और जो साइज होता है आपकी इमेज का वो भी आपका क्या होता है, इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के। तो इमेज आपकी उतनी ही पीछे बनती है जितना आप उसके सामने होते हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होती हैं आपकी फ्रंट और बैक साइड से। और इमेज है जो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपको ना लेफ़्ट राइट दिखाई देता है, ठीक है। आप मिरर में अपना राइट हैंड उठा के देखना उसकी तरफ, मिरर की तरफ, ठीक है। मिरर के उस एंगल से देखते हो तो वो आपको लेफ़्ट दिखाई देगा, लेफ़्ट उठाओगे तो वो आपको राइट दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनाते हैं वहाँ पे। जैसे ना ये बड़ा बहुत बढ़िया किया भाई इन्होंने, एक्टिविटी ये दे दी स्पून वाली, ये मैं आपको करवाऊँगी भी, ठीक है। 1-2 दिन तक अपलोड कर दूँगी मैं ये चैनल पर। आपने क्या लेना है, एक शाइनिंग स्पून लेना है। शाइनिंग स्पून मतलब चमचमाता हुआ एक चम्मच, ताकि उसमें आपको दिखे, ठीक है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है फिर अगर उसमें नहीं दिखेगा। तो शाइनिंग स्पून आपने ले लिया। उसके बाद आपने अपना फेस देखना है उसके कर्व सरफेस पे। कर्व मतलब जहाँ आप खाना खुना खाते हो ना, जहाँ पे वो आपका खाना उसमें आता है, दैट सरफेस जो वो अंदर की साइड से गोल है मतलब, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपने अपना फेस देखना है। तो आपको इमेज दिखाई देती है, तो आपने ये देखना है जो इमेज है आपके फेस की आपको छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। फिर आपने उसको स्पून को धीरे धीरे अपने फेस से दूर लेके जाना है। फिर आपने इमेज को देखना है। ये मैं नहीं करवाऊँगी, ये तो तुम ही करना, मुझे लगा वो इमेज फॉर्मेशन वाली है, ये तो तुम करना और कमेंट बॉक्स में बताना फिर कैसा, मतलब इसका रिज़ल्ट क्या रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्पून को रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब बैक वाली साइड से, जैसे एक तो आप सीधा पकड़ रहे थे उसको, फिर आपने अपने हाथ को ऐसे बैक कर देना है। फिर आपने एक्टिविटी रिपीट करनी है, ठीक है। तो फिर आपने बताना है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सरफेसेस पे। तो देखते हैं आज कौन कौन ये करेगा एक्टिविटी घर पे, और इसके रिज़ल्ट है जो लिख के लाएगा यहाँ से, कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस होता है बच्चे शाइनिंग स्पून का, उसको हम कर्व मिरर की तरह लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो मोस्टली हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना कर्व मिरर, वो स्फेरिकल मिरर ही होते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इन मिरर्स का, उसको हम स्फीयर का एक पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। स्फीयर का एक पार्ट हम उसको कंसिडर करते हैं। और ये जो मिरर हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है जी। अब हमने स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ना है, आज ही पढ़ लें क्या, स्फेरिकल मिरर को पढ़ लेते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन का कल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो मैंने आपको एक बोर्ड वाली क्लास भी देनी है भाई, मुझे भी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है वो क्लास बनाने के लिए भी। तो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर की हम बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर समझ लो पहले हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, वो अंदर की साइड से भी हो सकता है या बाहर की साइड से भी, दोनों साइड से वो हो सकता है, और उसके ऊपर डिपेंडिंग हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है बच्चे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो स्फेरिकल मिरर का, जिसका अंदर की साइड होता है, अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होती है कि लाइट उसके ऊपर पड़ी और उसका पाथ चेंज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ना। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होता है, ठीक है, फेस जिसका सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं हम उसको बच्चे, कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स ये बनाने का मैं तरीका बताऊंगी, कभी भी नहीं भूलोगे, ऐसा बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बाहर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिसका बाहर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कनकेव है इसमें तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है अंदर की तरफ है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स है इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जो बाहर की तरफ है। तो अब कनकेव का सुनो कैसे याद करोगे। आप सभी ने स्पून लिया था,
स्पून आपने सीधा पकड़ा हुआ है, जैसे हम खाना खाते हैं। स्पून को है ना बैक साइड से नेल पेंट लगा दो। क्या बोला मैंने? स्पून की बैक साइड से नेल पेंट लगा दो। बेशक आप लोग ना प्लास्टिक का स्पून ले लो, ठीक है। थोड़ा प्लास्टिक के में फिर ये प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, कांच का ले लो और भी बढ़िया है वो बिल्कुल सही बन जाएगा आपके पास। कांच का स्पून लिया, बैक साइड से उसके नेल पेंट लगा दी। देखो सामने से आपको उसमें लाइट उसके ऊपर फॉल करवाओ, फिर जैसे ये छोटी छोटी लाइट भी आती है ना, तो देखो अब जैसे आप सर्कल नहीं बनाते हो तो वो एक सर्कल का ही पार्ट नहीं हो गया। रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर है, बाहर की साइड से पॉलिश है। तो स्पून को जब आप सीधा पकड़ते हो तो वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अगर अंदर की साइड से उस पर आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो और बाहर की साइड से आपने पॉलिश कर दी, ठीक है जी। तो कॉनकेव पहले की है, सीधा सीधा समझ आ गया, स्पून को सीधा ही रखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कन्वेक्स में उल्टा कर दो, एक याद कर लो, दूसरा उसके उल्टा है ना। फिर अगर दोनों याद करने की कोशिश करोगे फिर पजल हो जाओगे, ठीक है बच्चे। तो कॉन्वेक्स में आपने क्या करना है, स्पून को आप लोग उल्टा ले लो और स्पून को अंदर वाली साइड से पेंट कर दो अब, ठीक है। स्पून को अंदर वाली साइड से जब पेंट कर देते हैं तो बाहर वाली साइड से वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप लोगों को ये याद रह जाएगा। किसी को और बढ़िया ट्रिक पता है वो भी बता सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कनकेव कन्वेक्स में, लेकिन एक बार ये माइंड में घुस गया ना कॉन्सेप्ट, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैं तो ऐसे स्पून वाले तरीके से ही करती होती हूँ, ठीक है जी। तो मुझे लगता है आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ये चीज़ नहीं है कि आपको लैब में जाके सर्च करनी पड़ेगी। स्पून सबके घर में अवेलेबल होता ही है आराम से, है ना। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये मिरर, आपको डायग्राम में बना के दिखा रखे हैं। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है ना, सभी देखो डायग्राम। कॉनकेव मिरर है, ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जहाँ पे ये आपकी शेडेड सी लाइन है मतलब ये आपका पॉलिश है, ओके जी। फिर कॉन्वेक्स मिरर है, जो आपकी ये ब्लैक लाइन है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि इसके ऊपर लाइट फॉल हुई, उसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगी, अपने रास्ता उसका बदल गया। और जो आपका यहाँ पे अंदर वाली साइड है ये आपकी क्या है बच्चे? पॉलिश है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो, इन्होंने जो ये अगला पैराग्राफ दे रखा है ना आपका, ये जो डायग्राम है, अब इन्होंने भी स्पून का ही एग्जाम्पल लेके दे रखा है ना। तो इसने यहाँ पे क्या बताया है कि जो सरफेस होता है स्पून का इनवर्ड की साइड से उसको हम कनकेव मिरर लेते हैं, और बाहर की साइड से हम उसको क्या लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और अच्छे से हमने समझना, ठीक है जी। तो वो समझने से पहले ना इनमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो वो टर्म्स आगे आपकी बार बार यूज़ होंगी, तो बेटर है आप उनको अभी समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाँ, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे हम समझते हैं वो हमारे पास क्या है? पोल। फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पोल, ठीक है जी। तो जैसे ये हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए हैं, स्फेरिकल मिरर जो बनाए हैं, इनका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है, ऊपर और नीचे से इक्वल कट कर दो, जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इसका क्या होता है? पोल। और पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बोर्ड पे भी समझाऊंगी, वो बोर्ड वाली क्लास भी ज़रूर देखना आप, ठीक है। वो मैं पार्ट 1 से ही कर दूँगी, इसी के वीडियो के साथ ही कर दूँगी, वो पार्ट 1 से ही रहेगी लेकिन, ठीक है। इसके बारे में या 2 से कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, वो पार्ट 2 से दिखा देंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और टर्म हमारे पास जो भी यहाँ पे आनी है, हमारे पास क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक स्फीयर बनाता है, देखो, ठीक है। और स्फीयर का अपना एक सेंटर भी होता है, तो जो वो स्फीयर का सेंटर होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर सी से। किस लेटर से करते हैं हम इसको? सी से, ठीक है बच्चे। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता हमारे पास, ठीक है। हमने तो वो पूरा स्फीयर बनाया है ना, तब हुआ है वो, तो वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर की तरफ लाई करता होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर की साइड लाई करता है वो, ठीक है जी। और अगर मैं कनकेव मिरर की बात करती हूँ तो जो आपका कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके सामने लाई करता है, ठीक है।
क्योंकि कनकेव में जब आप बनाते हो तो सीधा बन जाता है, वो पॉलिश बैक वाला सरफेस होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में उल्टा होता है ना, तो कॉन्वेक्स में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका फ्रंट साइड नहीं होता, वो आपका बैक साइड होता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास ये, इसके लिए डायग्राम दे रखे हैं इन्होंने, ये ऐसे बोल रहे हैं 9.2a 9.2b। हाँ जी, ये देखो, ये ऊपर कनकेव मिरर है ना, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जो डिनोट किया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसी की साइड है। ठीक है, और फिर ये इसमें क्या है हमारे पास, बैक साइड है। अच्छा, और जो टर्म है देखो मैं यहीं पे समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई है। ठीक है जी, ए बी हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो फर्स्ट रे है जैसे ए से वो मिरर पे टकराई और रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फिर सेकंड रे आती है, मिरर एम एन पे टकराती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। फिर सेंटर से रे आती है, सेंटर से जो वो रे आती है वो सेंटर से ही रिट्रेस बैक हो जाती है। ठीक है बच्चे। इसी तरह फिर हमारी नीचे फोर्थ वाली आई है रे, फिर फिफ्थ वाली, और ये सारी रे एक कॉमन पॉइंट पर आकर भी मीट होती हैं। सभी रेज का एक कॉमन पॉइंट भी होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और जो ये पोल से फोकस तक की लेंथ होती है पी एफ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, फोकल लेंथ। और जो आपकी सेंटर से और पोल तक की होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो अभी हमने पीछे बात की थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली, तो देखो यहाँ पे जो एंगल आई बनाया है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर यहाँ पे बनाया है वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो मिरर में बना दिया, मैं आपको प्लेन उसके लिए भी समझा दूँगी, ग्लास के लिए भी। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए भी, मतलब ग्लास में तो कहाँ होगा, प्लेन मिरर के लिए। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा एक बार ये आपकी थ्योरी में और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। हाँ, यही चीज़ें हैं बस, कि उसमें आउटसाइड हो गया, सेंटर की हमने बात कर ली, रेडियस होती है जो स्फीयर की, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, और ये डायग्राम में मैंने आपको अभी बताया था पी सी। डिस्टेंसेस आपकी होती हैं ना, हम उनको पोल से मेज़र करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। हम ऐसे नहीं बोलते सी पी, हम ऐसे बोलते हैं पी सी। ठीक है बच्चे, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। हमारे जो डिस्टेंसेस होती हैं हम उनको कैसे मेज़र करते हैं, फ्रॉम पोल, तो पी सी लिखेंगे हम इसको। ठीक है बच्चे, और एक जो ये लाइन होती है ना, सेंटर वाली लाइन, जहाँ पे ये आपका पी था सी था, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो नॉर्मल होती है हमारी, मतलब मिरर के, इसके पोल के। उसके बाद है कुछ और टर्म है जो यहाँ पे रह गई हो कोई, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको ये पेपर वगैरह का, और ये तो आपको ना इसका लेंस का एक्सपेरिमेंट करके बता रखा है। चलो ये हम कल करेंगे बच्चे, अभी मेरा ना फ़ोन भी ऑफ होने वाला है, आपने देख भी लिया होगा स्क्रीन पे 2% का वो आ गया, और फिर ऐसे कॉन्टीन्यूटी से ब्रेक हो जाती है। कोई बात नहीं, ये हमने आज टर्म्स डिफाइन कर ली है ना सारी, और मैं इनको बोर्ड पे भी आपको करवा दूँगी। एक लेक्चर और ले लेंगे 10 मिनट का, कोई बात नहीं, मैं वो इवनिंग में वो करके नाइट में अपलोड कर दूँगी। ये वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, जैसे 4 बजे आपका लेक्चर, कभी 3 बजे 4 बजे अपलोड हो ही जाता है ना। ठीक है बच्चे, और ये एक एक्टिविटी है, ये देख लेंगे, आपको करवाएंगे भी, और थोड़ा सा और है हमारे पास। तो आज हमने ये कर लिया है, समझ लिया है बेसिक कि मिरर क्या होते हैं, मिरर कैसे बनते हैं। मिरर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर वाला होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारा बाहर वाला होता है। ठीक है बच्चे, स्पून की एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पे स्पून में हमारे पास जो उसका कर्व सरफेस होता है इनसाइड से, हमने उसको बोला है कॉनकेव मिरर, और उसको हमने बोला है दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमारे जो मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। मिरर का जो हमारा सेंटर होता है, पी से रिप्रेजेंट किया है हमने उसको, वो पोल होता है। और फिर हमारा जो स्फीयर का सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो आपका कनकेव मिरर में इन फ्रंट होता है, मतलब सामने होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वो आपका बैक साइड होता है। फिर हमने ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपकी पोल से फोकल लेंथ, ठीक है जी, ये सब हमने आज की क्लास में किया है।
ठीक है बच्चे, एक क्लास और मैं इसकी ऑन बोर्ड लूँगी, थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी सारी चीज़ें। तो आज के लिए अभी इस क्लास में इतना ही बच्चे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको समझ आई है, एग्जाम्पल आपको समझ आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है जी, मेरा क्लास लेने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाता है जब मैं आपका एक कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे वो एक बच्चे का ही क्यों ना हो, वो मुझे अगले दिन क्लास लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।